सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की, जिन्होंने अमेरिका का विजिट कर रहे हैं, जहां वो अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बल्कि दोनों ममालिक में अरबों डॉलर के मुआहदे भी मुतवक्के हैं, जिनमें सबसे अहम ट्रंप की जानिब से F-35 जदीद लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त है, जिससे खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन पैदा होगा। दूसरी जानिब एक और अहम मसला, UN की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के गज़ा पीस प्लान के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली है। पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन की हिमायत करते हुए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है, जबकि हमास की तरफ से इस करारदाद की मुखालफत की गई है। यही नहीं, चाइना और रशिया ने भी इसकी मुखालफत की है। अब ये दोनों मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रो के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगी। US मेड F-35 जेट्स अब सऊदी अरब को फ़रोख्त करने की मंजूरी आप किस तरह से देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो मिलिट्री बैलेंस है इसको अफेक्ट करेगी, और ख़ास तौर पर जो रीजनल ममालिक हैं, ईरान, मुमकिन फ़रोख्त पर वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? ईरान को तो एतमाल होगा इस पर, लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्योंकि अब जिस तरीके से हम आहंगी पैदा हो रही है मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले कहा है कि स्टेबलाइजेशन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान की इस मामले में ब्रेक थ्रू है ईरान से, सऊदी अरब से तो खैर डिफेंस पैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी मामलात आगे चल रहे हैं, ईरान भी अब वो हालात नहीं पैदा करेगा जिसमें कि आरामको और बाकी तमाम पर जब मिसाइल दागे गए थे, वो भी अभी नज़र नहीं आता कि ऐसी कोई बात होगी। और दूसरा ये है कि F-35 उस एहतमाल का जवाब है जिसमें कि कतर पर हमला किया गया था, और F-35 सऊदी अरब को भी दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब को भी इस पर बड़ा एक वसवसा था कि अगर आज कतर पर है, कल किसी और मुल्क पर या सऊदी अरब पर भी हो सकता है इजराइल की तरफ से। तो इजराइल को थोड़ी सी बैलेंसिंग की जा रही है, लेकिन मुझे ये भी इल्म है कि अमेरिका अपनी जब भी हथियार और औजार देता है उसमें एंड यूज़र सर्टिफिकेट हासिल करता है। एंड यूज़र सर्टिफिकेट में ज़ाहिर है वो हासिल करेगा कि इजराइल के खिलाफ ये इस्तेमाल ना हो। तो जब तक कि कोई इस किस्म की क्रॉस सऊदी अरेबिया रखवाने की कोशिश करेगा कि जब तक कि अपने दफ़ा की ज़रूरत ना हो उसको इस्तेमाल न किया जाए। बाकी ईरान के बारे में तो खैर ओपन चेक होगा सऊदी अरब के बारे में, लेकिन सऊदी अरब के अब अपने सफारती ताल्लुकात ईरान से बेहतर हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं, और बाकी ममालिक भी बीच में हैं। तो सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जिसमें कि मुखासमत ईरान के ख़िलाफ़। अब तो उनके सफारती ताल्लुकात भी हैं, लिहाजा F-35 के हवाले से तो ये बात हो गई। लेकिन ये दौरा वैसे बड़ा अहमियत का हामिल है, और जो आपका अगला सेगमेंट है गज़ा, उसके हवाले से भी अहमियत का हामिल है, खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। ये कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की मामला डिस्कस होने जा रहे हैं। सरफहरिस्त तो उसमें यही होगा कि खित्ते में कि स्टेबलाइजेशन के तौर पर सऊदी अरब का एक अपना मुकाम है, न सिर्फ अरब ममालिक OIC बल्कि दुनिया के तमाम जहाँ जहाँ वो आबादियाँ हैं जो कि मुसलमानों की या उसके अलावा भी, तो उसका सऊदी अरब का अपना एक मुकाम है, सऊदी अरब का अपना एक इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस को मद्देनज़र रखते हुए महसूस ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की राहें हमवार हो रही हैं, और हमास ने आज जो एतराज़ किया है वो अगले सेगमेंट में आप डिस्कस कर लीजिएगा। उस लिहाज से भी ये दोनों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, मुश्तरक हैं, और ये अहमियत जियोपॉलिटिकल लिहाज से, तिजारती लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से, इससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई दौरा भी सऊदी अरब का इतनी अहमियत का हामिल हो जितनी की अहमियत इसकी है इस वक्त। बिल्कुल, UN की रेजोल्यूशन के हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं एहतशाम साहब से पहले इस पर कमेंट ले लूँ। एहतशाम साहब, आप इस मुमकिना फ़रोख्त को किस तरह से देख रहे हैं? और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि अब्राहम अकॉर्ड जो है इस पर भी बातचीत होगी, आप समझते हैं कोई ब्रेक थ्रू होगा इसी विजिट में इस हवाले से?
देखिए हम ना अगर पहले जहाज़ की बात कर ली जाए तो ये बात हमें ये अब समझनी होगी बड़े वाज़े तौर पे कि अब ये मामला अमेरिका और सऊदी अरब का नहीं है। अब देखते हैं हमारा तो बाकायदा एक डिफेंस पैक्ट जो है ना वो सऊदी अरब के साथ हो चुका है, तो आप इसको कितना भी इग्नोर करें कि हमारा इसमें कोई असूल नहीं होगा, ठीक है, हमें तो जहाज़ नहीं अमेरिका सऊदी अरब ने हासिल करने के बाद दे देने, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट मूव डेफिनेटली है। ये जहाज़ देखें ना, आपको याद होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी के ज़माने में भी ये मूव चली थी, लेकिन कांग्रेशनल जो सिक्योरिटी होती है उसके तहत उसको रोक दिया गया था, नहीं दिए थे। अभी 5th जनरेशन जहाज़ है ये, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके साथ होती है, और तो ये जहाज़ आपने देखा इजराइल के अलावा अपना सऊदी अरब को दे देना ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। 2 स्क्वाड्रन अगर इनको बाकायदा तौर पे कांग्रेशन स्क्रूटनी के बाद मिल जाते हैं तो एक मेरा ख्याल है। अब अगला सवाल यही है जो आपने अभी किया था कि रीजन में जो आल्टर होगा मिलिट्री जो बैलेंस है वो किस तरह होगा, इसको इजराइल इसको कैसे देख रहा होगा, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखें अब अमेरिका के पास तो आप ना टेक्नोलॉजी, अभी उनके पास जो सबसे ताकतवर जहाज़ है ना F-22, जिसका कहते हैं मुकाबला ही कोई नहीं, वो सिर्फ जो है ना वो अमेरिका के पास है, अमेरिका ने किसी को नहीं दिया। इसी तरह आपने देखे J-35 चाइना बना रहा है, कुछ मुल्कों को दिया, हमें भी शायद मिल जाए, लेकिन उनका एक जहाज़ है J-20, वो चाइना किसी को नहीं दे रहा, उनके पास ही है। तो अपेरेंटली तो लगता है कि ये मिडल ईस्ट में बैलेंस तो किसी तरह होगा। हाँ, थोड़ा सा मेरा अपना ख्याल है ईरान के साथ मामला अब बड़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ईरान की ओपोजिशन होगी कि वो क्यों जहाज़ एक्वायर कर रहा है। हाँ, जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना, ये जो डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, ये कतर के हमले के बाद सारी डायनामिक्स जो है ना इंटरनेशनल सतह पे तब्दील हुई हैं, और मिडिल ईस्ट के ममालिक वाक़तन ना वो उनको लगता है कि उनके लिए ख़तरात बढ़ गए हैं। अब अगला सवाल ये है कि जी इसके बाद क्या होगा। देखें, जो आप बात कर रही हैं, अगली जो बात आप कर रही हैं, मेरा ख्याल है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अब आगे इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान इसको किस तरह देख रहा होगा। और फिर जो गज़ा की बात है, देखें आपने रेजोल्यूशन तो पास हो गया, इसको किसी ने भी हम ना जिसको कहते हैं अप्रूवल में रखने नहीं डाले। रशिया और चाइना ने इसकी मुखालफत उस तरह नहीं की, वोट नहीं किया, लेकिन अब्सटेन किया उसको, सवाए हमास के, ठीक है ना। तो ये एक 20 पॉइंट का उनका जो जंगबंदी का माहदा है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन से भी अप्रूवल करवा लिया। अब आगे जो मरहले हैं ना वो बड़े खौफनाक हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप सवाल भी मैं शायद पूछ लूँ या उस पर डॉक्टर साहब भी बात करेंगे। अभी देखें हम ना, ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा होगी ना, वो ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ सीज़ फायर कैसे होगी। अभी आप देखने जो अभी बात हो रही है पैलेस्टीनियन स्टेट की, वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो पीछे ही भाग गया छोड़ के इसराइल की कि जिस तरफ जाएंगे। दूसरा ये कहा गया है कि जी ये जो एक वर्क फोर्स बनाई जाएगी, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स जो बनेगी, वो राब्ते में रखेगी इसराइल और इजिप्ट के साथ। अब उसके बाद ये देखना है कि कितना परमानेंटली ये काम चलेगा और इसमें किस हद तक ये जो बात हो रही है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आर्म्ड ग्रुप है, उनको कैसे दूर रखा जाएगा। फ़लस्तीन रियासत अगर नहीं कायम होती तो उसके नताइज क्या होंगे। जो मुसलमान मुल्कों ने 8-9 मुल्कों में ने बैठ के उनके सरबराहों ने, आपको याद हुआ चंद माह पहले जो बातें तय की थी, और अब्राहम अकॉर्ड भी उसमें आता है, ये सारी चीज़ें क्या अमेरिका ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमान मुल्कों के दूर कर पाएगा? ये तो सबको पता है, बड़ा वाज़ेह तौर पे सऊदी अरब ने कह दिया कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक कि एक वहाँ पे फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम नहीं होती, उसको तस्लीम करने की तो बात ही नहीं हो सकती। तो नतीजतन हम भी सब पीछे इसको देख रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हम ना ये टेस्ट केस है कि भाई आपने एक बात मनवा ली है, करवा ली है, तो वो आगे लेके चले। अब किस हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो अपना नेतन्याहू के ऊपर असरों को इस्तेमाल करेंगे। अभी देखें ना, फायर बंदी हो नहीं रही, जंग बंदी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही हैं, और लोगों को अभी भी आप देखने इसराइल जो है ना निहत्ते वहाँ पे फ़लस्तीनियों को मार रहा है। तो अब मेरा ख्याल आगे जो है ना अमेरिका के लिए मुश्किल अगला मरहला, अगला फेज चैलेंजिंग, पीस प्लान उसको कैसे आगे चलेगा। डॉक्टर साहब, यही जो अभी एहतशाम साहब भी बात करें कि ट्रंप का जो पीस प्लान था, इसको इंडोर्स करने वाली यूएन रेजोल्यूशन, इसके तनाजुर में अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है, इसकी डिप्लॉयमेंट कितनी आपको रियलिस्टिक लग रही है? और इसमें साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि ये इजराइल और साथ ही साथ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इसके साथ कैसे वो कोऑपरेशन हो पाएगी, किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? पहली बात तो यह है कि किसी सूरत में भी पहले डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर नहीं रजामंद हो रहे थे कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट मिले। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और बाकी ममालिक जो साथ थे, 8 ममालिक, उन्होंने प्रिवेल किया है, उन्होंने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस तरह इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट हुई है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट मुताबिकत रखती है जैसे ईस्ट तिमोर में एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था। फ़र्क ये है कि ईस्ट तिमोर में ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट
उसकी UN की सरबराही में था, उनके अंडर सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए। लेकिन अब ये है कि ट्रंप के ज़रिए ये पीस जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके तहत ये ट्रांजिशन होगी। तो पहला तो इसमें फ़र्क ये है, और उसमें यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल मुदाखलत या अमल दखल आ ही जाता है कि अगर कोई बात ऐसी होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल में देखें चाइना और रशिया ने इस पे इज्तनाब किया, यानी अब्सटेन किया, एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता है अब्सटेन इसलिए किया कि दो बातों की वजह से। एक जियोपॉलिटिकल जो उनका इन्फ्लुएंस है वो उसको वे करते हैं कि अगर अमेरिका का इतना अमल दखल हो गया, या वाज़ेह रहे कि हमास हो या लेबनान में हिजबुल्लाह हो, वहाँ रशिया का बड़ा अमल दखल था और उनकी प्रेजेंस भी थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीरिया से भी ख़त्म हो गई, लेबनान से भी ख़त्म हो गई, और अब हमास यानी कि गज़ा से भी जो उनको एडवाइजरी वगैरह मिलती वो भी ख़त्म हो गई। तो ऐसी सूरत में वो इज्तनाब उन्होंने किया, वो इसलिए किया कि 8 ममालिक उनके रवाबित रशिया और चाइना से भी हैं। वो नहीं चाहते थे कि ये 8 ममालिक जो है उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ हो अगर वो वीटो कर दें। तो लिहाजा इसमें एक अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सहन में दो छोटे छोटे सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक तो यही है कि जो मुसलमान ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ास तौर पे GCC कंट्रीज़ के, और ये जिस तरह अभी आपने भी कहा कि कतर के हमले के बाद अमेरिका किस हद तक ये एश्योरेंसेस देगा कि इजराइल दोबारा ये काम ना करे, और दूसरा एक और चीज़ भी वो F-35 के हवाले से जो यहूदी लॉबी डॉक्टर साहब बड़ी बातें कर रही है, वो कहते हैं कि जहाज़ अगर सऊदी अरब को दिए गए तो किसी स्टेज पे चाइना जो टेक्नोलॉजी इससे चुरा के लेके जा सकता है, क्योंकि तो आपको लगता है कि ऐसी भी बात हो सकती है? जी देखिए, चाइना पे इल्ज़ाम ये हर दौर में लगता रहा है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, और इस लिहाज से वो इजरायली लॉबी प्रोपेगेंडा कर रही है अपनी जगह पर। लेकिन जब अमेरिका कोई चीज़ देता है तो उसके लिए अपने सेफ गार्ड्स भी रखता है कि वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो सके। तो लिहाजा ये एहतमाल दुरुस्त है कि चाइना माजी में, लेकिन अब चाइना अपनी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, उसमें एडवांसमेंट हो, स्पेस वेपनाइजेशन हो, ये तमाम की तमाम चीज़ों में चाइना कई लिहाज से, चाइना रशिया ख़ास तौर पे चाइना वो सबकत ले चुका है अमेरिका से। तो अगर हमारे जहन में वो मॉडल है जो आज से 10 साल पहले था तो उसमें खुद ब खुद अब तब्दीली आ गई है। दूसरी चीज़ यह है कि आपने खुद बता दिया कि चाइना के पास जो अब JF उन्होंने ताज़ा तरीन जिसको उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है स्टेथ, तो वो JF-35 से अब से F-35 या अमेरिका की जो भी इस वक्त इजादात हैं उससे उसके मुकाबले में वो कम्पीट करते हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजी, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सा जहाज़ अमेरिका का या चाइना का, लेकिन चाइना दावा करता है कि उसके स्टेथ वॉरशिप्स एंड स्टेथ प्लान जो हैं वो दुनिया के लेटेस्ट हैं और सबकत लेते हैं तमाम लोगों से। आ जाते हैं, एक बड़ी अहम सी बात इसमें यह है कि JF-35 पाकिस्तान का चाइना के साथ दफाई मुआहदा, और अब जो वहाँ से बात कर्टन रेजर के तौर पर निकली है MBS के पहुँचने के बाद कि अमेरिका भी दफाई मुआहदा कर लेगा सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब के पास 2 बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएंगे, अमेरिका का भी दफाई मुआहदा और पाकिस्तान का। तो जाहिर है ओवर आर्चिंग फैक्टर आ जाता है इसमें कि पाकिस्तान को हो सकता है कुछ चीज़ों पर, क्योंकि पाकिस्तान के एडवाइज़र, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की वो तो हमेशा सऊदी अरब में रही है। तो एक लिहाज से ये पार्टनरशिप है, एक लिहाज से ये स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान ले लें, अमेरिका ले लें, सऊदी अरब ले लें, और चाइना का और पाकिस्तान का तो हम आहंगी शुरू से रही है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा जो है वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कोई उस पर कोई मसले नहीं आएंगे, उसमें कोई मसला नज़र नहीं आता है, और ना ही अमेरिका ने या इजराइल ने उस पर कोई एतराज़ किया है अब तक। पाकिस्तान की वजह क्या है इसकी, क्योंकि अहले वतन ये जानना चाहेंगे कि भाई कमाल है, इजराइली भी इस पर एतराज़ नहीं कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की इस वक्त जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, जो तरीक़ाकार है, उसमें हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी हुई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह का दफाई मायदा हमने कतर के साथ किया है, बाकी ममालिक भी आपको लगता है कि वो आ सकते हैं, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या रवैया होगा? उनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत होता है, उसके तहत ऑलरेडी OIC के पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है कि ये ममालिक जो मेंबर ममालिक हैं वो अपना लाहे अमल डिफेंस का बना सकते हैं। उसकी रोशनी में अगर मैं बयान करूं
तो यस बाकी लोग शामिल होना चाहेंगे और उसके इशारे भी मिले हैं, उसके इशारे भी मिले हैं कि बाकी ममालिक शामिल होना चाहते हैं इस छतरी तले, जो कि पाकिस्तान ने भी इंदिया दिया है कि बिल्कुल होना चाहें तो हम इसके लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान की यही वजह है कि पाकिस्तान का हम कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि सबकत किस तरह लिया जाता है अपने अस्करी फौकियत में और अफजलियत में। ये मार्का हक का लास्टली डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ISF के हवाले से बात करना चाहूँगी। कौन कौन सी रियासतें आप समझते हैं कि अपनी फ़ौजें भेज सकती हैं मुमकिन तौर पर? ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है ना, देखें वो तो जनरल असेंबली के फ्लोर पर इंडोनेशिया ने 20,000 फौज का कर दिया है, तो 20,000 की तो ज़रूरत नहीं होगी, तो 10-12,000 फौज वो भेज सकता है या उससे कम। पाकिस्तान ने इसमें अपना दिया हुआ है कंडीशनल। और कल हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर इफ्तिखार यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बयान कर दिया कि ISF फोर्स का हमारा मतलब ये होगा और मकसद ये होगा कि वो प्रोटेक्शन फ़लस्तीनियों को प्रोवाइड करें और वो जो 20 नुकाती प्रोग्राम है उस पर अमलदारी करें। और इसराइल को इसराइल को एतराज़ हो सकता है अगर पाकिस्तान की फ़ौज भी इसका हिस्सा बनती है ISF का? नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज तो तकरीबन वो आप इसको फाइनल समझें, और इसराइल ने अब तक तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया है। और इस एतराज़ इसलिए नहीं किया है कि पाकिस्तान को इसराइल के ख़िलाफ़ तो लड़ेगा नहीं, लेकिन जो TOR है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस जब भी होती है, जहां भी फौज जाती है, चाहे UN की अमन फौज क्यों ना हो, अगर उन पर हमला होगा तो ज़ाहिर है उसका जवाब देने का सेल्फ डिफेंस में हक हासिल होता है। तो पाकिस्तान एक बड़ा कवी मुल्क है इस ISF में, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान सबसे कवी मुल्क है। और 8 ममालिक जो है, पहले तो ठीक है इसराइल वायलेट करता था, इंटरनेशनल कानून की करता था, ईरान के खिलाफ करता था, लेकिन अब 8 ममालिक के साथ एक साथ मुखासमत लेना, तो 8 ममालिक से अगर मिसाइल जाएं और जहाज जाए इसराइल पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की, और यहाँ पर जो उनकी प्रॉक्सीज एक्टिव हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और सिर्फ दो रोज़ में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। ये कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में की गई हैं। दूसरी तरफ नई दिल्ली दिफाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय जनरल ने गीदड़ भभकी दी है कि फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मई में सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया और सब कुछ 88 घंटों में ख़त्म हो गया। गीदड़ भभकी देने वाले भारत की दुबई एयर शो में उस वक्त जग हसाई हो गई जब भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा ऑयल लीक का शिकार हो गया। इससे पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पहले ही इनको वार्निंग भी दी है कि जंग मुसल्लत या इम्पोज की गई तो मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग के मैदान से एयर शो तक भारत की जिल्लत ही जिल्लत है, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, या ये सिर्फ महज बयानबाजी भी कहा जा सकता है। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब पहले भी इस तरह की हम देख रहे हैं, मई के बाद कई बार धमकियाँ आई, लेकिन हम इससे भी वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर बिहार में इलेक्शन की वजह से भी कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। सो इसको हम इलेक्शन कैंपेन तक ही महदूद रखें इन स्टेटमेंट्स को, कि ये वाकई कुछ दोबारा से इस तरह का मिसएडवेंचर करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो फील्ड मार्शल हालिया इनको बता चुके हैं कि कोई भी वॉर अगर इम्पोज करने की कोशिश की जाएगी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। सो डू यू रियली थिंक सो कि ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ से स्टेटमेंट का जवाब दिया गया है? देखिए, हम ना बिहार के इलेक्शन का आपने जिक्र किया तो थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। ये आपने देखा कि इसमें से आपने 243 में से 202 के करीब इनके कोलिशन पार्टनर ने बिहार असम्बली की सीटें जीत ली हैं, लेकिन बड़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीटें जीती गई हैं। हम ना आप मस्ट भी आप रीडिंग न्यूज़पेपर, जिसमें आप देख लें 60 लाख ख़वातीन को 15 से 20 हज़ार रुपया दिया गया, जो पाकिस्तानी आप समझ लें वो 70 से 80 हज़ार बनता है। फी वोटर को ख़वातीन को दिया गया है अपनी वोट लेने के लिए। फिर वहाँ पे आपने देखा कि तकरीबन 70 लाख हमना वोट्स जो है ना, लोगों के जेन्युइन वोट्स जो है वो ख़त्म कर दिए गए। लोग तलाश कर रहे हैं हमारे वोट्स किधर हैं, किसी को मार दिया गया, किसी को किसी और गांव में, किसी और शहर में
भेज दिया गया। तो इतनी खौफनाक किस्म की वहाँ पे रिगिंग हुई है। कहते हैं कि अमेरिका के हिंदुस्तान की ये जो तारीख है इलेक्शंस की, इसमें कभी इतनी धांधली नहीं हुई। अब मसला है कि ये मेक और ब्रेक वाली बात थी, सारी दुनिया हिंदुस्तान की इन इलेक्शन की तरफ देख रही थी। फिर अगले इसके बाद आपने देखा है कि रियासतों के इलेक्शन के बाद फिर जनरल इलेक्शन भी होने हैं। तो मोदी को तो एक बहुत बड़ा सेटबैक ये था कि अपने लोग जो है ना उनसे पीछे हटना शुरू हो गए थे। अब ज़ाहिर है हर बात में आपने देखा हमना कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्शन में भी यही कुछ होता रहा है। अभी आप देख लें ये जगह साई जिस तरीके से हुई है, लोग उनके अपने लोग हंस रहे हैं। पहले तो जो उनके अनिल चौहान साहब हैं CDS, उनके बयान पे लोग उनके नाराज़ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या तंजिया बातें कर रहे हैं कि जी हमारे तो जहाज़ गिरे ही नहीं। अच्छा गिरे थे, हम पता करके बताएंगे, नॉन कमिटेड थे, कोई चीज़ नहीं बता रहे थे। अब ये उनके सर्विसेज चीफ ने ये जो बात कह दी है कि जी ये अभी तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी चलनी है। अब ये बताएं हम ना ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उर्फ़े आम में एक बात की जाती है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आया आपको अपने मुँह पे मारना चाहिए। सारी दुनिया मान गई है जी, सारी दुनिया आमना मान गई कि आपको मई की जंग में बुरी शिकस्त हुई थी, और अब तो इस शिकस्त को इन सो मेनी वर्ड वो इस तरह मानना है। यही जो इनके आर्मी चीफ हैं इन्होंने भी रोना रोया है कि जी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, 10-10 साल तक हमने ऑर्डर दिए हुए हैं अपने मुख्तलिफ अपने इक्विपमेंट लेने के लिए, वो मटेरियलाइज़ नहीं हो रहे, हुकूमत हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि 60-70% असला और इनकी बाकी चीज़ें ऑब्सोलीट हो रही हैं। तो अंदरूनी तौर पे भी जो तो आपने देखा खिलफिशार है। अभी आपने जिक्र किया जो वहाँ पे फ़िज़ाई मुजाहरे में दुबई में उनके जहाज़ के साथ हुआ, तो हम ना वो कहते हैं ना दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस, लोगों को बताने के लिए कि नहीं जी हम तो मार लगाएंगे पाकिस्तान को, जबकि दुनिया देख चुकी है कि जी आप मार खा चुके हैं। हाँ ये बात अपनी जगह ज़रूर है, जो आप ख़बर की बात आप मुझसे पूछ रही हैं। हम ना इन्होंने एक बड़े सटल तरीके से एक प्लान किया था पहले कि जी हम ये बहरी साइड से ना नेवी की साइड से सच क्रीक की साइड से आएंगे, हमला करेंगे। इनका ख्याल है कि पाकिस्तान की नेवी जो है ना वो कमज़ोर है, वो कहते हैं इनके पास ही बहुत बड़ा इनके पास एक फ्लीट है, तो हिंदुस्तान के बाद जो पाकिस्तान में नहीं। लेकिन इन्होंने फिर कहा जाता है जो अंदर से खबरें आई हैं कि सारे वे की ऑप्शन, तो उनको पता चला कि यहाँ पे मार खाएंगे हम, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है। और आपने देखा जिस तरह इन्होंने थोड़ा सा पहले एक्सरसाइजेज की थी वेरी, और फिर पाकिस्तान ने और टर्की ने मिलकर की थी, वो भी एक बड़ा मैसेज चला गया था कि पाकिस्तान अकेला नहीं खड़ा। दूसरी बात है कि अब ये नए रास्ते जो तलाते हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं। एक तो वही है कि जो आपने देखा जो दिल्ली में धमाका हुआ, उसको पहले डिसऑन किया, फिर ऑन किया, फिर वो जो SHO है जिसने कहा था कि सिलेंडर फटा है, उसको मजबूर किया गया कि अपना आप बयान वापस लें। अभी भी आप देख लें कि हिंदुस्तान की अच्छी बात तो पहली दफ़ा हुई आमना कि हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान की तरफ नहीं आए, वो अपनी वीकनेसेस की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, तो अभी तक यहाँ पे नहीं आए इस तरफ। लेकिन एक बात तय है आमना कि पाकिस्तान के अफवाज को, हमारी एजेंसीज़ को, सबको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो टाइम बाई कर रहा है, ये किसी वक्त कुछ भी करेगा, और अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि जी हम तो जंग हार चुके हैं, अगला इलेक्शन जीतने के लिए। वो हिंदुवाता वो कहाँ चली गई, वो RSS की थ्योरी नाकाम होती नज़र आ रही है, लोग उनसे पीछे हट रहे हैं। ठीक है कांग्रेस जो इलेक्शन नहीं जीत सकी, एक बात जो मानने वाली है हमना कि बिहार के इलेक्शन में बड़े बारीक तरीके से इन्होंने वारदात की। एक तो ये मैं आप बता रहा हूँ जाली तरीका जो किया इन्होंने, किस तरह वोट को ख़त्म किया, उन्होंने लोगों को पैसे दिए। एक इन्होंने काम भी किया, यहाँ पे आके इन्होंने पहली मरतबा मोदी सरकार ने इलेक्शन में लोगों के काम की बात की, बेरोज़गारी की बात की, जॉब क्रिएशन की बात की, जबकि कांग्रेस जो है ना वो बात करती रही ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, फलाने की, वो बात बनी नहीं। नतीजतन इनको ये फ़ायदा हो गया, ये इस दफ़ा चूरन जो बेचा है वो बिक गया। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये कब तक ये नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल होगा। अब जो खबरें और आ रही हैं हमने वो ये कि एक दफ़ा फिर ये अपना अफ़गानिस्तान को जो थपकी दी गई है, ये आपने देखा कि उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब जब से हिंदुस्तान से होके आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। ये वाना और इस्लामाबाद में हमले की कड़ियाँ मिलाने के बाद हमारी एजेंसीज उस जगह पहुँच गई हैं, और ये हमारे सबूत, नए सबूत आपको हम बता रहा हूँ, ये सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ और अपना कतर के साथ और अमेरिका के साथ शेयर कर लिए गए हैं। उनको बता दिया गया कि किस तरीके से आप देख लें कि हिंदुस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है और किस तरीके से वहाँ पे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, अफगान रजीम किस तरीके से पूरी दुनिया आमना देखें 193 मुल्क हैं, आज तक कोई सिवाय रूस के किसी ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। सारी दुनिया अफगानिस्तान को कह रही है कि ना बच्चियों को पढ़ाने देते हैं, ना मेडिकल की तालीम है। आप देखें कितने 15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो ये सूरत हाल बड़ा शदीद दबाव है
अफगान हुकूमत के ऊपर कुछ नहीं कर पाए, हिंदुस्तान पे किसी और तरह का दबाव है, दोनों एक तरह को यूज़ करना चाहते हैं। हमारी थोड़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। देखें ना, हम ना 26 से 27 किलोमीटर सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ 670 है, इसी तरह अपना बाकी मालिक के साथ है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलर्ट है। पाकिस्तान इनको सफारती महाज पे भी शिकस्त दे रहा है, सियासी महाज पे भी शिकस्त दे रहा है। पाकिस्तान को जो बदनाम करने के तरीके ढूंढने थे वो भी उनके नाकाम हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हम सियासी तौर पे तिजारती ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। और हिंदुस्तान का वो बयानिया डे 1 से था, पाकिस्तान को वो जो कहते थे सेंटर है दहशतगर्दी का, वो ख़त्म हो गया सिरे से। अब लोगों कह रहे हैं ये दहशतगर्दी का सेंटर अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि ये बन गया है। वो कहते हैं हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया यूनाइटेड नेशन ने कि वो टेररिज्म हार्बरिंग स्टेट जो है वो अफगानिस्तान हो गई है। तो हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह विन विन सिचुएशन है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ करना हो तो इसके लिए सब तैयार हैं। एक दफ़ा पहले भी वो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन वो उसके मुतहम्मिल भी नहीं है। कैसे मई में भी मार खाई है और उसके बाद दुबई एयर शो में तो वैसी ऑयल लीक होने के बाद जिस सुबकी का उनको सामने है, तो यहाँ से उनकी कैपेबिलिटीज़ बड़ी यहाँ है लोगों के सामने। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर तज्जिया दिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इस पर तज्जिया पेश किया। आगे बढ़ते हुए इकॉनमी से रिलेटेड एक स्टोरी ऐड करेंगे। नाजरीन, इंपोर्ट्स में तेज़ रफ्तार इजाफे से अक्टूबर में 11 करोड़ 20 लाख डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर में सरप्लस रहने वाला करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया है। रवा माली साल के सिर्फ 4 माह में 73 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 256% ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खसारा IMF के मुतालबे पर दरामदात में नरमी की वजह से बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पॉलिसीज़ वाकई मईशत के लिए हैं और किस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि इसको स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब, इकॉनमी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पाकिस्तान के जुलाई टू अक्टूबर के इस अरसे में अगर हम बात करें तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले साल की निस्बत, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि 256% ज़्यादा है। आप मेन ड्राइवर्स क्या समझते हैं और इसमें राइजिंग इंपोर्ट्स और हमारी जो स्टेगनेंट एक्सपोर्ट्स हैं उसका किस हद तक शेयर या हिस्सा है? ये पाकिस्तान की जो दो कोर प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं काफ़ी दहाइयों से, वो ट्विन डेफिसिट है। एक हमारा बजट का खसारा है कि हमारे पास टैक्सेस और इनफ्लो कम आते हैं और हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा हमारा एक्सटर्नल अकाउंट का, करंट अकाउंट का खसारा है कि हमारी एक्सपोर्ट ओवर द ईयर्स कम हुई है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और उसको कुछ ऑफसेट कर देती है फॉरेन एक्सचेंज से, रेमिटेंस वगैरह, बट फिर भी आपका गैप रहता है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे लिए बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड हैं। यही पैटर्न काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि देखिए, आपको 250 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए अगर प्रोडक्शन मुल्क के अंदर लिमिटेड हो, ज़राअत लिमिटेड हो, अगर आपने इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना हो तो इंपोर्ट को आपको रिलैक्स करना पड़ता है। इंपोर्ट को आर्टिफिशली टैरिफ से, बाकी चीज़ों से आप बहुत देर तक नहीं रोक सकते। इंपोर्ट हैज़ गॉन अप वेयरएज एक्सपोर्ट वहीं पर फ्लैट है, बल्कि थोड़ी कम है। उससे देखिए कि अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें इसी क्वार्टर का, तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। 200 मिलियन डॉलर सिर्फ अक्टूबर का डिक्लाइन है। अब ये जो डिक्लाइन है ये आगे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि IMF और इंटरनेशनल इदारे, एंड राइटली सो, उनका प्रेशर ये है कि आप आर्टिफिशली जब रोकते हैं तो फिर आपके ऊपर अचानक करेंसी पे प्रेशर बढ़ जाता है और आपको इवेंचुअली डीवैल्यू करना पड़ता है अपनी एक्सपोर्ट को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। हमारी जो असल चीज़ है अमीना, वो ये है कि हमें हंगामी बुनियाद पर जो सेक्टर्स विनर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 साल में अगर थोड़ी सी एक्सपोर्ट तगड़ी होती है फिर इस मसले से निकल पाएंगे, वरना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें इम्बैलेंसेस हिट करते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि जैसे कि इंपोर्ट्स को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है, इस पे जो कर्ब्स हैं, साथ साथ क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हो सकती है कि इसका असर हम कम कर सकें? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसका कुलिया या फॉर्मूला होगा। जी, इसका कुलिया बड़ा आसान। देखिए, दुनिया में 2 तरह की थिंकिंग थी। एक पहले थी कि आप जो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए टैरिफ्स बढ़ाते थे और बाहर से चीज़ें नहीं लेते थे। उससे ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं की,
लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी आनी बंद हो गई, बाहर की चीज़ें आनी बंद हो गई, तो वो पॉलिसी फेल हो गई। फिर आजकल जो पिछले 20-30 साल से है कि आप ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन करें उन एरियाज़ में जहां आपका एडवांटेज है, और जिनमें नहीं है वो अशिया को इंपोर्ट करें। और आपने देखे WTO इसीलिए बना था, ऑल्दो ट्रंप साहब ने उसको डिमोलिश कर दिया। अब ये जो आर्गूमेंट पाकिस्तान का है, देखिए लोगों ने इसेंशियल्स लेने भी हैं, लोगों ने एक्सपेंशन की मशीनरी भी मंगवानी है। इसका कुलिया बड़ा सिंपल है कि आपको पेटनेज छोड़ना पड़ेगा ऐसी इंडस्ट्रीज़ का और ऐसे सेक्टर्स का जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। हम अभी तक शुगर मिलों को पेटनेज देते हैं, हम अभी तक बेसिक टेक्सटाइल्स को देते हैं, किसी हद तक ऑटो को देते आए हैं। सो वी नीड टू नाउ लेट देम कम्पीट। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में है, नॉलेज और IT की एक्सपोर्ट्स के अंदर है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के अंदर है। आई थिंक हमें फाइनेंसेस को और पॉलिसीज़ को उसके पीछे लाइन करना पड़ेगा। अब आगे आगे बेल आउट्स एंड हैंड आउट्स और फ्री चेक्स और जियोपॉलिटिकल जो रेंट्स हैं वो गायब होते जा रहे हैं। राइट। और एक और चीज़ के एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए हमें क्या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है विदाउट ट्रिगरिंग द अनड्यू इकोनॉमिक पेन, और इसके साथ साथ हम स्टेबलाइज भी कर लें अपना जो एक्सटर्नल अकाउंट है? कि देखिए, एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाने से आपको IMF नहीं रोकता है। IMF आपको सब्सिडीज जो लेवल प्लेइंग नहीं है वो देने से रोकता है। अब हमारे कुछ सेक्टर्स बड़े कंपेटिटिव हैं, मैं काम कर रहा हूँ, हेल्प आउट कर रहा हूँ, जैसे हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सियालकोट, दैट्स अबाउट 12% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। यू नो, हमारे IT के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ हम कंपेटिटिव हैं वहाँ तो IMF का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो कहता है कि आप बिलावजह का पेटनेज और सब्सिडीज ना दीजिए। यहाँ पर हमें चाहिए कि 2 या 3 सेक्टर्स को ज़रा खुला छोड़ें, उनको सेंट्रलाइज रेगुलेटरी कंट्रोल से निकालें। दैट्स नंबर 1। लेट पीपल ग्रो इन दैट। लेकिन बहुत बड़ा इशू है फाइनेंसिंग। उनके लिए फ्लेक्सिबल रिस्क कैपिटल कमर्शियल बैंक नहीं देते हैं, क्योंकि 65% उनका पैसा सरकार बोरो कर लेती है, बाकी बड़े बोरोर्स लेते हैं। एक तो हुकूमत को इमीडिएटली इंसेंटिव देना पड़ेगा कि हम वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप्स और इनके लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को लीड करने दें ताकि पैसा अवेलेबल हो। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन रेलेवेंट स्किल्स और एंड उसकी टेक्नोलॉजी को आने दीजिए। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट खुद ब खुद बढ़ना शुरू होगी, 3 से 5 साल लगेंगे, लेकिन एक सिम्ट बन जाएगी। लेकिन उसके लिए ये सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बस का रोग नहीं है। पॉलिसी की स्पेस खोलें, बेस्ट माइंड्स को बुलाएं। कटिंग एज दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेड प्रेशर में है, तो बहुत अच्छी पॉलिसीज बन रही हैं। अनलेस हमारी पॉलिसी, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसी हैज़ टू बी ग्लोबल, उससे compete करेगी, तब तक हम आगे इसमें, अगर हम ओल्ड स्कूल उसी स्ट्रक्चर पे चलते रहेंगे तो ये प्रेशर्स जाते नहीं देंगे। बिल्कुल, रेमेडीज तो बहुत हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन ये अब गवर्नमेंट को देखना होगा, इसको प्रायोरिटाइज करना होगा। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब इस पर हमें तजिया पेश करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में एक अहम मसले की जानिब बढ़ेंगे और वो है डॉग बाइट इंसिडेंट्स, जो कि हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में बढ़ते हुए चल जा रहे हैं। कराची के बाद लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि शहरी गैर महफूज हैं। ये इंकिशाफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में हुआ, जिसके मुताबिक महज 14 माह में म्यू हॉस्पिटल ने 1796 अफराद को कुत्ते के काटने के बाद तिब्बी इमदाद फराहम की। यानी औसतन हर दिन तकरीबन 4 से 5 शहरी कुत्तों को काटने के सबब हस्पताल पहुंचे। इन मरीजों में मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये स्टैट्स यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद और रेबीज वैक्सीन की कमी के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान पेश किए गए। अदालत ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि जानवरों के हुकूक अपनी जगह, मगर बच्चों को सड़कों पर कुत्तों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दरख्वास्त में कहा गया कि इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही। कई इलाकों में बच्चे खौफ के बायस घर से बाहर नहीं निकल पाते। अदालत से ये मुतालबा भी किया गया कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में रेबीज़ का मुफ्त इलाज यकीनी बनाया जाए और लाहौर समेत पंजाब भर के में जो हम देख रहे हैं कि कुत्ते के काटने के इंसिडेंट्स हैं, उसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाए। दरख्वास्त में 2021 की एनिमल कंट्रोल पॉलिसी कलअदम करार देने का भी मुतालबा किया गया, जिसके तहत आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स मारने पर पाबंदी लगाई गई थी।
लेकिन अब सवाल ये कि ये इंसानी जानें ज़्यादा अहम हैं या वो पॉलिसी जिससे अवामी सेहत ख़तरे में पड़ गई है। तशवीशनाक बात यह है कि मरीज़ों की तादाद एक हॉस्पिटल की है, बाकी हस्पतालों में कितने मरीज़ लाए गए हैं, ये चीज़ तशवीश को मज़ीद बढ़ा देती है, जिसका फौरी नोटिस देने की ज़रूरत है। ये मामला लाहौर में भी पेश आ रहा है और इससे पहले हम कई बार कराची शहर में भी इस तरह के जो डॉग बाइट इंसिडेंट्स हैं वो आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर हम देख रहे हैं कि ख्वाबे खरगोश की मज़े लूट रही है। इस मामले पर ना ही कोई इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन आए रोज़ जो शहरी हैं उनको अटैक किया जाता है इन कुत्तों की जानिब से। इसका मुस्तकिल हल निकालना बेहद ज़रूरी है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।